हेलो स्टूडेंट्स, तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हमको थर्ड चैप्टर शुरू करना है इसका। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। नाम से ही पता चल रहा है इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण। इट मीन्स जो ये वाला जो चैप्टर होगा इसमें हमारे चर जो होंगे वो कितने होंगे? दो। अभी यहाँ जो हमारा चैप्टर है उसमें हमको रैखिक समीकरण पढ़नी है दो चर वाली। रैखिक समीकरण का मतलब है कि जो भी हमारा बहुपद होगा वो कितनी घात में होगा? एक घात में होगा। ठीक, अब चर की बात करेंगे। इस पहले चैप्टर के नाम से ले लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका मतलब चर होंगे दो और बहुपद कैसा होगा? रैखिक होगा। इसमें लिखा है रैखिक। रैखिक समीकरण पढ़नी है और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि कितने घात का बहुपद? घात एक। रैखिक बहुपद कौन सा होता है? जिसमें बहुपद की घात एक होती है। तो यहाँ भी जो बहुपद होगा वो कितनी घात का होगा? एक घात का। ठीक है, अब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक जो समीकरण है इसका एक मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये रैखिक समीकरण है, ये इसका मानक रूप है। इसमें चर क्या है? चर है इसमें x और y। ये x और y इस समीकरण के अंदर चर हैं। ठीक है, और ABC, जो ABC है वो तीनों हैं गुणांक। गुणांक मतलब अचर संख्याएं A, B और C। इसकी ABC की जगह हमको संख्याएं मिलेंगी और X और Y एज इट इज यहाँ पे हमको चर मिलेंगे, जो भी हम समीकरण पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण पढ़नी है हमको। अब जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमको समीकरणों को हल करना सीखना है, चाहे उसके अलग अलग विधि हैं, चाहे ग्राफ विधि से करना हो या अनुपात को सॉल्व करके करना हो। तो पहली बात तो ये जो रैखिक समीकरण है ये ग्राफ पे हमेशा एक सरल रेखा को दर्शाती है। कैसी रेखा? सरल रेखा। ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण, ये किसको दर्शाएगी? सरल रेखा को। इसका मानक रूप याद रखना है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब जब भी हमको समीकरण सॉल्व करनी होगी तो इस चैप्टर के अंदर हमको एक नहीं जबकि दो समीकरण दी हुई मिलेंगी। दो समीकरण दी हुई होंगी, उन दो समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। तो जब दो समीकरण लिखेंगे तो दो समीकरणों का मानक रूप किस तरह से लिख सकते हैं? मानक रूप यही रहेगा, गुणांक बदल जाएंगे सिर्फ। तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम दो समीकरण मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मानक रूप था। ABC गुणांक है। अब हमको एक समीकरण और माननी है तो हमने a की जगह क्या रख दिया? a1, b1 और c1। ये भी वापस क्या है? संख्याएं हैं, अचर पद है। ऐसे ही हमको एक समीकरण और माननी है तो इसको हम मान लेते हैं a2x b2y और c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हो गई हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है a2x b2y और c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण है। इन दो समीकरणों को हमको सॉल्व भी करना है। इसके अनुपात निकालने पड़ेंगे। इसके अनुपातों से समीकरण की प्रकृति पता चलती है, समीकरणों के हल पता चलते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? इतना लिखो पहले। तो अनुपात हमको निकालने हैं इन दोनों समीकरणों से। तो अनुपात होते क्या हैं? पहले हम वो लिख लेंगे कि इसके गुणांक और इसके गुणांक का अनुपात। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? a1 और यहाँ दूसरी समीकरण में x का गुणांक क्या है? a2। तो जो पहला हमारा अनुपात है वो हो गया a1 अपॉन a2। ठीक है, ऐसे ही हमको y के गुणांक का भी अनुपात निकालना है। तो y का पहला गुणांक क्या है? b1 और दूसरी समीकरण में y का गुणांक क्या है? b2। ठीक,
एक ये अनुपात है A1/A2, B1/B2, और जो अचर पद है, अब अचर पद कौन सा है, पहली समीकरण में C1 और दूसरी समीकरण में C2, तो ये अचर पद का भी हमको अनुपात निकालना है, C1/C2। तो ये 3 अनुपात हमको निकालने। इन अनुपातों से हमको समीकरण में काफ़ी कुछ पता चलता है कि ये समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, समीकरण की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो वो हम बाद में लिखेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अनुपात होते क्या हैं। जो 2 समीकरण होंगी, समीकरण किसी भी रूप में लिखी हुई हो, हमको इस मानक रूप में लिखना है समीकरण को। जैसे देखो x + 2y = 3, ये कोई समीकरण है। एक समीकरण है 3y - 4 = 5x, तो ये भी एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। x और y दोनों की एक एक घात है और बाकी उसके अलावा अचर पद है, ठीक है। ये x वाला पद, ये y वाला पद और ये अचर पद। इसी प्रकार यहाँ पे y वाला पद, अचर पद और x वाला पद। समीकरण ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन हमको क्या करना है, समीकरण कोई भी लिखी हुई हो, पहले हमको उसे मानक रूप में लिखना है। जो मानक रूप हमने क्या लिखा है, ax + by + c = 0। मानक रूप का मतलब है कि पहले हमको समीकरण को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि पहले उसमें x वाला पद होना चाहिए, सेकंड y वाला पद होना चाहिए और थर्ड अचर पद होना चाहिए और बराबर में होना चाहिए 0। तो देखो इसको मानक रूप में लेके आएंगे। मानक रूप में कैसे लाएंगे कि x, y और अचर पद तीनों एक तरफ ही होने चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आओ, भाई 2 पद तो पहले से ही इधर है, ये 3 को भी अब अगर हम इधर ले आएंगे तो ये पद भी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो पहला पद इसमें x सही जगह पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे, दूसरा इसका पद है 2y, ये भी ठीक लिखा हुआ है। अब तीसरी नंबर पे होना चाहिए अचर पद, लेकिन वो कहाँ लिख रहा है, बराबर के दूसरी तरफ। तो हमको दूसरी तरफ नहीं रखना उसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो इधर लेके आएंगे, ये 3 प्लस का है और जब बराबर से इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, और बराबर के इधर 3 था, 3 भी इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 0। तो ये आ गया समीकरण का मानक रूप। ये समीकरण कौन से फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो इसको भी लिखना है तो 2 तरीके हैं इसको लिखने के भी, या तो ऐसा करो 5x को इधर ले आओ और या फिर इन दोनों पदों को उधर ले जाओ, कैसा भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारा जो समीकरण होगा वो सही होगा। देखो पहले हम इसको इधर ले आते हैं 5x को। जब हम 5x को इधर लाएंगे तो एक समीकरण बनेगी हमारी, ये 5x इधर आएगा बराबर के इधर। सबसे पहले हमको x वाला ही पद लिखना है, तो इसलिए इस पद को हम यहाँ से उठा के और यहाँ ला के रख देंगे। तो इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इधर की साइड, तो फिर क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे ये 5 प्लस का है तो इधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा माइनस का। और y वाला और अचर पद पहले से लिखे हुए हैं तो ये पहले से लिखे हैं इनको, इसलिए ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 3y प्लस का और 4 माइनस का, ये बराबर हो गया 0। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब ये किस में आ गई, मानक रूप में आ गई कि हमने 5x को इधर ले आए, मानक रूप बन गया। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3y और 4 है, इसको हम उधर ले जाएं तो वो भी सही होगा। तब क्या होगा, ये 5x तो इधर का ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 5x, या अब 3y को ले जाएंगे उधर, तो 3y को उधर ले जाएंगे, ये 3y प्लस के हैं और इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस के 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा इसलिए ये 0 रह गया। तो ये बन गया मानक रूप। अब देखो इसमें और इसमें सिर्फ क्या अंतर है, चिन्ह बदल गए तीनों चीज़ों के। जो प्लस वाला था वो माइनस का और जो माइनस वाला था वो प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से जो भी समीकरण लिखी हुई होगी पहले उस समीकरण को हमको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के बाद हमको उसके
अनुपात निकालने हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं, ये पहली समीकरण कि इसको तो ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर इन दोनों समीकरणों से हमको निकालने A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो अनुपात कैसे निकालते हैं? अब देखो, ये समीकरण है पहली समीकरण में जो x का गुणांक होता है वही क्या होता है? A1। ये पहली समीकरण, ये पहली और ये दूसरी। तो पहली समीकरण में x के साथ जो संख्या है वो A1 है और दूसरी समीकरण में x के साथ जो संख्या है वो A2 है। तो ये हमने पहली समीकरण मानी है। इसमें x के साथ संख्या क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से गुणा हो रहा है ये। तो पहली समीकरण में x के साथ क्या है? 1 और दूसरी समीकरण में x के साथ क्या है? -5। इसको नहीं ले रहे हैं, फिलहाल इस समीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो ये आ गया 1/-5, ठीक है। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे तो B1 क्या होता है? पहली समीकरण में y के साथ वाली संख्या और दूसरी समीकरण में भी y के साथ वाली संख्या या y का गुणांक। तो पहली समीकरण में y के साथ क्या है? 2 और दूसरी समीकरण में y के साथ क्या है? 3। तो ये किसका मान आ गया? B1/B2 का, ठीक है। थर्ड निकाल सकते हैं ऐसे ही C1/C2। C1/C2 क्या होता है? पहली समीकरण में अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं है, ना x ना y, और दूसरी समीकरण में भी अचर पद। तो पहली समीकरण कौन सी? ये रही। अचर पद क्या है? -3। तो पहली समीकरण में अचर पद -3 और दूसरी समीकरण में अचर पद -4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम अनुपात निकालते हैं समीकरणों के, ठीक। ओके, तो अनुपात की मदद से हम उसके ग्राफीय निरूपण देखेंगे। जो हमारी रैखिक समीकरण है, पहले हम उसके अनुपातों को निकाल के उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा उन रेखाओं का वो चेक कर सकते हैं। हल कितने होंगे उन दोनों समीकरणों के, और समीकरण युग्म कैसा होगा या उसकी प्रकृति कैसी होगी वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है A1/A2। ये पहला वाला अनुपात है A1/A2 और दूसरा हमारा अनुपात है B1/B2। ये दो हमने अनुपात निकाले और मान लिया इसका मान बराबर नहीं आया। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी कि दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उन समीकरण युग्मों की तुलना करके हमको ये दोनों अनुपात निकालने हैं। जब ये दोनों अनुपात हम देखेंगे कि अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं तो इन जो रेखाएं हैं उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो पहले ही बताया था कि जो ये रैखिक समीकरण होती हैं वो एक सरल रेखा को निरूपित करती हैं, और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इन दोनों समीकरणों का जो ग्राफ बनेगा, यानी कि जो दो सरल रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी का मतलब कि जो ग्राफ में जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो आपस में एक दूसरे को काटेंगी। और हल होंगे इसके, ये जो रेखाएं हैं इनका सिर्फ एक हल होगा, केवल एक, या इसको कह सकते हैं अद्वितीय। ये कंडीशन जब भी अप्लाई होगी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो ग्राफ बनेंगे या जो समीकरण की जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी बनेंगी, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। कि मान लिया ये कोई ग्राफ है और दो समीकरण हमारे पास लिखी हुई हैं, एक समीकरण का ग्राफ ये है, सरल रेखा बनेगी हमेशा, और दूसरी का ग्राफ मान लिया ये है। तो जब ये कंडीशन जब भी होगी तो रेखा चाहे कहीं भी बने लेकिन वो आपस में एक दूसरे को ज़रूर काटेगी, और जहाँ पे वो रेखाएं काटती हैं
वो बिंदु होता है उसका हल। ठीक है, तो हल कितने होंगे? सिर्फ एक हल होगा, वो भी कहाँ? जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं या आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो हल कितने होंगे? केवल एक, या केवल एक को ही हम कह सकते हैं अद्वितीय हल। समीकरण युग्म कैसा होगा? तो हम समीकरण युग्म का कहेंगे कि युग्म कैसा है? संगत, क्योंकि हल आ रहा है हमारे पास एक, चाहे एक ही हल आ रहा है, लेकिन अगर समीकरण के हल हमको प्राप्त हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो समीकरण का युग्म है, समीकरण का युग्म मतलब जो दो समीकरण हमको एक साथ दी हुई होंगी, वो समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, जब भी हमको दो रेखाएं दी हुई होंगी, रेखाएं किस तरह से होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी मानक रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये मानक रेखाएं हमने लिखी हुई हैं पहले से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उससे हमको अनुपात निकालने हैं। जैसे ही हम फर्स्ट दो अनुपात निकालेंगे, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर इनका मान बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी, और उनसे प्राप्त होने वाला हल कितने होंगे? सिर्फ एक हल होगा, और जो रेखाओं का युग्म है वो कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन कि इस बार हमने अनुपात निकाले कि भाई a1 अपॉन a2, इसका जो भी मान आएगा, उसके बाद में हमने निकाला b1 बटा b2, और ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए। अगर दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो c1 अपॉन c2 को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से हमको पता चल जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल केवल एक होगा। ठीक है, अगर ये मान बराबर आ जाते हैं तो हमको फिर c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों मान तो बराबर आ रहे हैं, उसके अलावा हमने c1 अपॉन c2 यानी कि थर्ड वाला जो अनुपात है अचर पद वाला, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। ये वाला, ये अनुपात हम निकालेंगे। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है दोनों के, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये है कि c1 अपॉन c2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो पहले ही बराबर आ रहे थे, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, और c1 अपॉन c2 भी इनके बराबर हो। भाई अगर ये वाले ही बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारा काम यहीं ख़त्म कि रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल केवल एक। अब c1, ये दोनों बराबर हैं, तब हमको c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर वो बराबर नहीं आता है तो ये सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर बराबर आते हैं तो ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ये याद रखने। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन की बात करते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान तो आ गया बराबर, उसके बाद में जो हमने अनुपात निकाला थर्ड वाला c1 अपॉन c2, वो इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? तब जो रेखाएं बनेंगी वो बनेंगी समांतर। समांतर रेखा का मतलब जानते हो कि ये दो रेखाएं, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं काटती हैं। उन रेखाओं को चाहे कितना भी हम आगे बढ़ाएं, वो रेखाएं कहीं भी किसी भी बिंदु पे जाके नहीं काटेंगी, तो वो रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। तो जब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी तो रेखाएं कैसी बनेंगी? ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर रेखाएं बनेंगी। तो ग्राफ ये निरूपण तो कैसा होगा? समांतर रेखाएं। अब ये रेखाएं कहीं काटेंगी नहीं, ये दो रेखाएं हैं, अलग अलग है, समांतर हैं, इनको जितना भी हम आगे बढ़ाएंगे ये इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएंगी, और ये रेखाएं कहीं नहीं काटेंगी। तो ये जब काटेंगी नहीं एक दूसरे से, ये रेखाएं मिलेंगी नहीं, तो फिर इसका हल भी हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें हल क्या होता है? तो इसके हल में हम लिखेंगे कि कोई हल नहीं। सेकंड कंडीशन जब भी अप्लाई होगी तो हल
कोई प्राप्त नहीं होगा हमको। कि ये जब भी कंडीशन होगी तो हम रेखाएं बता सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण तो कैसा होगा कि रेखाएं समांतर होंगी, लेकिन उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा हमको। और जब हल प्राप्त नहीं होगा तो समीकरण युग्म को हम कहेंगे कि ये समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। दोनों चीज़ें पूछ सकता है वो कि हल बताओ, इसके हल कैसे होंगे, या रेखाएं पूछ सकता है कि ये दो समीकरण का युग्म है और इसके अनुपातों की तुलना करके बताओ कि इससे बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या कुछ और। ये थर्ड वाली जो कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। या समीकरणों का युग्म है वो संगत है या असंगत है, तो वो भी हमको इन अनुपातों से ही पता चलेगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। C1/C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होती हैं, हल कोई नहीं होता और कोई हल नहीं है, इसलिए जो समीकरण युग्म है वो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब थर्ड वाली कंडीशन की बात करते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तब हम रेखाएं कहते हैं संगामी। कैसी रेखाएं होती हैं, संगामी। संगामी रेखा का मतलब है कि जहाँ पर ये चतुर्थांश बना दिया हमने ग्राफ, अब इसमें जहाँ पर एक रेखा बनी वहीं पर इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा का ग्राफ भी वहीं आएगा जहाँ पर पहली रेखा का ग्राफ ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। कि एक ग्राफ अलग अलग नहीं बनेगा, जहाँ पे पहली रेखा का ग्राफ बना है वहीं पे दूसरी रेखा का ग्राफ बनेगा। तो इस वाली कंडीशन में ग्राफीय निरूपण कैसा होगा कि रेखाएं संगामी होगी और इसके जो हल होंगे वो होंगे अनंत। अनंत कह सकते हैं या अपरिमित। अपरिमित हल होंगे, इसका मतलब जहाँ जहाँ वो रेखा, जिस जिस बिंदु पे वो रेखा टच कर रही है वो हर बिंदु इस समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है। और समीकरण युग्म, अब हल तो प्राप्त हो रहे हैं, एक से ज़्यादा यानी कि अपरिमित हल हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हल प्राप्त हो रहे हैं तो समीकरण युग्म होगा संगत। यहाँ पर हल प्राप्त ही नहीं हुए हमको, तो हल प्राप्त नहीं हुए तो समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत।